नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुक्तदार खान। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आपके सुनने वालों को। जी प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावा के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वो इब्न खालून सेंटर जो वाशिंगटन डीसी में है उसके नॉन रेजिडेंट स्कॉलर हैं। एकेडमिक डायरेक्टर आप रहे हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के 2016 से 19 तक, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एकेडमिक डायरेक्टर हैं। अभी वो मिडिल ईस्ट पे एक्सपर्ट माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, मिडिल ईस्ट पर एक्सपर्ट हैं। अमेरिका में रहते हैं और वहां से मिडिल ईस्ट पर जो कुछ हो रहा है न सिर्फ उस पर निगाह बनाए रखते हैं बल्कि लगातार लिखते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट भी करती है मिडिल ईस्ट के मामलों पर। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आ, पहला मेरी आदत है कि पहला मैं सवाल नहीं पूछता हूं, पहला मैं ओपन चाहता हूं कि आप इस समय मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तफसील से उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मोमेंट है हिस्ट्री में कि सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ है कि बैलेंस ऑफ पावर में काफ़ी तब्दीली आ गई है मिडिल ईस्ट में, जिसके वजह जी से बाज़ मुल्कों की जो ऑटोनॉमी है वो कम हो गई है और बाज़ मुल्कों की ऑटोनॉमी बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे कि यकीनन ईरान कमज़ोर ज़रूर हो गया है इस अक्टूबर 7 के बाद से, जब से हमास ने जो अटैक्स किए थे इसराइल के, और उसके बाद से मुसलसिल जो जवाब इसराइल अमेरिका की मदद से, यूरोपियन मुल्कों की मदद से, कभी अरबों की मुल्क जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की मदद से जो सिलसिला शुरू हुआ है अक्टूबर 8 से, उससे ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ईरान को। आप ईरान को, यू कैन थिंक ऑफ ईरान एज एन ऑक्टोपस जिसके कई हाथ थे। एक हाथ हिजबुल्लाह था, एक हाथ हमास था, एक हाथ था हुतीस वगैरह। तो धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत काट दिया गया। हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो गया है। हमास की तो हालत आप देख ही रहे हैं गाज़ा में। 4 लाख से आबादी कम हो गई है गाज़ा की, फ्रॉम 2.2 मिलियन से 1.8 मिलियन हो गई है, और बिल्कुल तबाह हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2-3 डेकेड्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गए हैं, हॉस्पिटल्स ख़त्म हो गए हैं, स्कूल्स ख़त्म हो गए हैं, कोई सिविल सोसाइटी का इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग वगैरह बरकरार नहीं रही है। मतलब इतना तबाही बर्बादी तो बड़े-बड़े जंगों में नहीं हुई जो गाज़ा में हुई है पिछले 1.5 साल में। मेरे ख्याल से और सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं इस तरह की तबाही नहीं देखी गई। कहते हैं कि जो बमबारी जो लंदन पे जर्मनी ने की थी, उससे ज़्यादा म्यूनिशंस सिर्फ़ गाज़ा पे गिरा दिया गया है। इस्तेमाल किए गए जी जी। हाँ, और सो द डेवास्टेशन, मतलब ये बिल्कुल ऐसा जैसा कि दुनिया से इंसानियत उड़ गई हो, वो नज़र आ रहा है वहाँ पर। और फिर अब हुतीज़ भी खामोश हो गए हैं। इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि ईरान के साथ उन्होंने रिटेलिएशन में जवाब नहीं दिया, तो ईरान हैज़ डेफ़िनेटली बिकम वीक। इससे सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों को एक ऑटोनॉमी मिल जाती है कि वो अब्राहमिक एकॉर्ड्स जॉइन ना करें। क्योंकि अब एमबीएस की जो एक ही वजह थी कि वो डर रहे थे कि ईरान ने जो आपको याद है 2019-20 में एक बार उनके रिफाइनरीज पे डायरेक्ट हमला भी कर दिया था। तो ये जो डर था कि ईरान वो शोले का वो डायलॉग नहीं है कि बच्चे सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ईरान को वैसा गब्बर सिंह बना दिए थे। इब्राहिमी एकॉर्ड्स में ज्वाइन कर लो वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। सपोर्ट करो इसराइल का वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। इस तरह अमेरिका और इसराइल ने एक नैरेटिव बना दिया था। अब वो नैरेटिव काम नहीं करेगा। सो इन इन ए वे इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था अरब पे, वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए एटलीस्ट। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्टूबर की जो 2024 अक्टूबर में जॉर्डन की एयरफोर्स ने इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लाई किया था। इनफैक्ट अब्दुल्ला की बेटी पहली बार अप्रैल में शी वाज डिफेंडिंग इसराइल। लेकिन 2025 में इस बार जो जॉर्डन एयरफोर्स वाज नॉट पार्टी टू प्रोटेक्टिंग इसराइल जब ईरान की मिसाइल्स आ रहे थे। तो अरब मुल्कों में एक ऑटोनॉमी भी आ गई, लेकिन एक बेबसी भी सामने आ गई है। मतलब कि जी ये जो चाहे वो कर रहे हैं, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। सो अब ये हो गया है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि द ओनली थिंग दैट इज़ हेल्पिंग ईरान एंड अदर्स उस एरिया में,
कि ये मुल्क ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल अपने ही नैरेटिव्स के वो शिकार बन चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया ईरानियन कैपेबिलिटीज़ को, तो अब वो सैंक्शंस की ज़रूरत भी नहीं रही। सो व्हाई डू यू हैव द सैंक्शंस अगर ईरान इज़ नॉट अ थ्रेट एनीमोर? तो अब उसका जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाएगा विथआउट सेइंग कि हम रेजिम चेंज चाहते हैं। जो अल्टीमेट गोल था इनका वाज रिजीम चेंज इन ईरान। ईरान की या कैपेबिलिटीज मुश्किल इसलिए थे कि वो रिजीम इनके खिलाफ था, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने इनएडवर्टेंटली रिजीम को मजबूत कर दिया है, क्योंकि जो रैली अराउंड द फ्लैग जो फिनोमेना हुआ है ईरान में, देखिए ये हर बार ये गलती किए थे। आपको पता है, मुझे याद है इराक की वॉर में जब मैं बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट कर रहा था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ऐसा लगता है कि शराबी लोगों को शराब पीने से मना कर रहा है, नशे के धुत में। अमेरिका के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स थे और वो प्रोलिफरेशन की बात कर रहा है। तो जब हम इराक में जंग में जिस तेज़ी से हम जा रहे थे, आपको पता है वहाँ पर लोग एक कैडिलैक ढूँढ रहे थे टॉपलेस इराक में, जिसमें जीडब्ल्यू बुश वेव करते हुए बगदाद में एज़ अ हीरो वेलकम किए जाएँगे। द पेंटागन वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर वो, जैसे जॉन एफ केनेडी की जो डैलस में उस तरह की एक गाड़ी उनको वहाँ मिलेगी या यहाँ से ले जाना, ऐसा सोच रहे थे। दे वर सो रॉन्ग। और अब देखिए उसके बाद से इंसर्जेंसी आईसिस पैदा हो गई वहाँ पर। सो दे ओवर एस्टिमेट ये जो पब्लिक इज़ अगेंस्ट द रेजिम। तो इनका ये अंदाज़ा था कि पब्लिक विल राइज़ अगेंस्ट द रेजिम, और फिर मेरे ख़्याल से प्रो इज़राइल और प्रो अमेरिका गवर्नमेंट वहाँ बरकरार हो जाएगी। एंड दैट वाज़ द वे दे वुड एक्चुअली डिसमेंटल द प्रोग्राम। जब आप फिज़िकली वहाँ पे आपके लोकल सरकार आपके साथ है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। एंड आई हैव अ फीलिंग कि ईरान की जो डिप्लोमेटिक पोज़ीशन है वो मज़बूत हो गई है। सो द प्रॉब्लम ऑफ द मिडल ईस्ट इज़ नॉट येट सॉल्व्ड। ये है कि थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो जो परेशानियाँ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इज़राइल को हो रहे थे, वो यकीनन थोड़े कम हो गए हैं, जिसके वजह से पीपल इन द वेस्ट कैन नाउ फोकस ऑन इज़राइली एट्रोसिटीज़। तो आप देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट ख़ासतौर से यूरोप में हो रहे हैं, पिछले मई के महीने से लेके अभी तक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को खाली एड लेते हुए मार दिया है इज़राइल ने। सो द जेनोसाइड चल रहा है, और इट इज़ हैरत की बात ये है, इट इज़ लाइक सेइंग कि आप किसी बस स्टॉप पे बैठ के देख रहे हैं सड़क पे लोगों को, लोग मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। ईरान पे चूंकि अपनी बात हो रही थी, सिंस वी आर टॉकिंग ऑन ईरान, आपकी एक किताब है इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ ईशान, और ये 2019 में जी, पालग्रेव मैकमिलन से आई है ये किताब। जी। तो ईरान एक ऐसा देश है जो अपने आप को इस्लामिक कहता है। वहाँ बाकायदा इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, और उसके बाद वहाँ एक गवर्नमेंट है जहाँ दो मल्टी प्रांग आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो रिलीजियस लीडर है वो सुप्रीम है, जो पॉलिटिकल लीडर है वो उसके बाद में आता है। तो गुड गवर्नेंस को लेकर ईरान का जो एक्सपीरियंस है उसको आप कैसे देखते हैं? फिर आगे के मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, ये जो इस्लामिक मूवमेंट्स वगैरह जो पैदा हुए थे, दे वर एज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। उनका जो मेन मकसद था वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेस्टर्न डोमिनेशन। इसलिए कभी जिहाद का नारा इस्तेमाल किया गया और कभी गोल एस्टेब्लिश कर रहा था ऑटोनॉमी। तो सवाल उठता था कि हम वेस्ट से आज़ाद हो गए, तो एक तो पॉलिटिकल आज़ादी है कि आपकी सॉवरेनिटी आपके हाथ में आ जाए, लेकिन कल्चरल सॉवरेनिटी कैसा है? ये तो अब हिंदुस्तान में भी ये पूछ रहा है ना। अमित शाह ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो अंग्रेज़ी बात इंग्लिश करेंगे को वो लेके हम। शर्मिंदा हो जाएँगे। बट व्हाट आई मीन इट साउंडेड फूलिश, क्योंकि आप विश्व गुरु कैसा बनेंगे फिर? हिंदी बोल के या तेलुगु बोल कर? बट द पॉइंट इज़ कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, वो एक किस्म से अपने दिमाग को, अपने कल्चर को डीकोलोनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैं कहता हूँ कि मेरी मेरी क्वाइट कंट्रारी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो? ये नज़म मेरे दिमाग में क्यों क्यों घूम रही है? बचपन से है, और मुझे रूमी के शेर याद नहीं है।
गालिब के शेर हुँ, याद नहीं है, कबीर के दोहे हुँ, उतने याद नहीं है जिसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये यानी मेरा सबकॉन्शियस को भी इन्होंने कॉलोनाइज़ कर दिया। तो मुस्लिम दुनिया में जब सवाल ये उठा कि हाउ डू वी बिकम एन ऑथेंटिक सोसाइटी, तो वो जवाब जनरली आता था, लेट्स गो बैक टू इस्लाम। एंड हाउ डू वी गो बैक टू इस्लाम? बाज़ लोग इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी, बाज़ लोग इस्लामाइजेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट को वो बना लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर इस्लामाइजेशन। ये एग्जैक्ट ट्रेंड आप इंडिया में भी देख रहे हैं। सो उनका जो सवाल है, हाउ डू वी गो बैक टू नॉट जस्ट प्री कॉलोनियल बट प्री मुगल एरा, ये सिंबलिक। तो हम जाएं तो वो पुराने जो इमेजिनरी हिंदू स्टेट्स थे 500 साल पहले या 1000 साल पहले, दे वांट टू गो बैक टू इट बिकॉज दे थिंक दैट इज मोर ऑथेंटिक। कि हम उर्दू क्यों बोले, हम सिर्फ हिंदी बोलेंगे, हिंदी भी उतनी ही नहीं है वैसे। बट द पॉइंट इज कि ये सर्च ऑफ ऑथेंटिसिटी थी, इट इज एन ऑटोनॉमी फ्रॉम द वेस्ट, बट दे डिड नॉट रियली लुक इनटू व्हाट डज इस्लाम से। तो जो लफ्ज एहसान का मैं इस्तेमाल किया हूँ, उस हुँ, एहसान का मकसद है टू डू ब्यूटीफुल थिंग्स एज इफ यू आर सीइंग गॉड। तो मेरा सवाल ये है कि आप खूबसूरत पॉलिटिक्स कैसा कर सकते हैं? और उसका एक सेंटेंस में जवाब दे देता हूँ, गिव अ लिटिल मोर टेक अ लिटिल लेस। हुँ, आप ले कम दिए ज्यादा, ये इंडिविजुअल लेवल पर है। तो स्टेट्स के लेवल पे यू हैव टू फैसिलिटेट। तो मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि द स्टेट शुड गिव पीपल द फ्रीडम टू बिकम मॉरली सुपीरियर पीपल। ये नहीं कि वो स्टेट धोपे आपके ऊपर मोरालिटी। स्टेट आपको एजुकेशन दे, आज़ादी दे, ताकि आप अपने आप को। सो स्टेट क्राफ्ट इज सोल क्राफ्ट, कि आपकी जो रूह है उसको बचाए रखे। अब देखिए अमेरिकन डेमोक्रेसी में हम इज़राइल की पॉलिसीज़ को बचाने के लिए, इज़राइल की जियोपॉलिटिकल एजेंडा को बचाने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ को की जो कॉन्शियसनेस है उसे तोड़ दे रहे हैं। तो जो हम यंग बच्चों को सिखाते हैं टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया पे, हार्वर्ड पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। ही डज़ नॉट वांट अस टू टीच आवर स्टूडेंट्स टू हैव अ कॉन्शियंस टू। हाँ, तो दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एहसान। तो एहसान में आप अपनी फ़िक्र कम करें, दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करें। अदर रिगार्डिंग रादर देन सेल्फ इंटरेस्ट, अदर रिगार्डिंग इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे ईरान में बाज़ जगह नज़र आई। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको मैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शाह के अंडर कुछ भी नहीं था। सारा का सारा वेल्थ एक ही एलीट में तेहरान में कॉन्सन्ट्रेटेड था, एंड ओनली इन द हैंड्स ऑफ मेन। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने एक फ़तवा दिया था कि आप घर के बाहर बगैर चादर के नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे तो उसकी बड़ी निंदा हुई, ठीक है? लेकिन जो औरतें थे गाँव में, नॉन सिटीज़, रूरल वुमेन, उन्होंने सोचा, अरे वाह! मैं बाहर जा सकती हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज़ कि ये चादर ओढ़ लूँ, मैं बाज़ार जा सकती हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा सकती हूँ, आई डोंट हैव टू वेट फॉर माय हस्बैंड। एंड एकदम औरतें पब्लिक स्फीयर में आ गईं, वाइस प्रेसिडेंट्स बन गई औरतें, बस ड्राइवर्स बन गई औरतें। ऑल दे हैड टू डू वाज़ टू कवर देयर हेयर एंड दे वर इन द पब्लिक स्फीयर। तो एक किस्म से वेल्थ भी रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छा किया ईरान ने ऑल अक्रॉस द सिटी, एंड दे एक्चुअली ब्रॉट वुमेन इनटू द पब्लिक स्फीयर एंड इनटू यूनिवर्सिटीज़। इसलिए आप अब देखते हैं कि ईरान में 50% से ज़्यादा औरतें स्टेम में हैं, साइंटिस्ट बिल्कुल। वगैरह। सो पीपल हैव इग्नोर्ड दैट फैक्ट, और जो 2-3 सिंबॉलिक चीज़ें वो यूज़ करते हैं। जैसा कि अब अमेरिका में मैं देखता हूँ, सडनली 5-10 साल के बाद जो यंग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, वो मुसलमान बन जाते हैं, और उनको पता नहीं कि मुसलमान कैसा बने। तो वीकेंड पे तोप पहन लेते हैं। आप हैं हैदराबाद से, लेकिन यू आर ड्रेसिंग लाइक एज़ इफ यू आर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। गाड़ी में तस्वीर लटका लिया, एक स्टिकर लगा लिया फी सबीलिल्लाह, and they think they have become Muslim because they don't know how to be a Muslim. It's very difficult to be a Muslim. कभी झूठ ना बोले। be considerate of your neighbors. ये जो there are hard ways of being a Muslim, there are easy ways of being a Muslim. तो इंडिविजुअल भी, सरकार भी, जैसा कि जो तालिबान। आसान आसान रास्ते हैं वो अपना लो, और जो मुश्किल रास्ते हैं उनको हाँ, छोड़ दो। ये सिर्फ इस्लाम के साथ ही नहीं है, सबके ये साथ सर मुझे लगता है सारे रिलीजन्स के साथ यही वो मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा अमेरिका में सिर्फ शरीयत
उनकी शरीयत सिर्फ एबॉर्शन और गे के ऊपर है, अब ट्रांस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जैसे कि क्रिश्चियन वैल्यूज। मैं कहता हूँ यार, व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न द अदर चीक? बार जीसस क्राइस्ट बोल बोल के थक गए, अभी तक मुझे दूसरा चीक नजर नहीं आया आपका। एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो जी। जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ सबको बम, हर जगह जाके बम गिरा रहे हैं, लेकिन बात रिलीजन की करनी है। एक और बात कर लें, फिर इंडिया की तरफ चलते हैं। ईरान बिल्कुल। इजराइल की जो अभी लड़ाई हुई, आपने उसके कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बताए, जी हाँ। उसके जो नतीजे हो सकते हैं, नतायज हो सकते हैं, उसके आपने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पहलू बताए। इजराइल पर भी तो असर पड़ा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वीडियोज आए हैं, और मैं देख रहा था इजराइल के चैनल से इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वगैरह का नुकसान पहुंचा है, उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ सैंक्शन है उसकी वजह से, तो सेंसर की वजह से। तो ये इजराइल के ऊपर भी तो कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तो काफी हुआ है। जितनी आसानी से 7 दिन 8 दिन के अंदर जंग जीत के और वहां रिजीम चेंज की प्लानिंग थी, वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मार खाना और मारने में बहुत फर्क है। मैं हम्म, एक बार पुट्टपर्ती साईं बाबा की एक मंदिर में डिबेट जीत गया था ऑन हिंदू फिलॉसफी। हम्म, और मैं यंग था, थोड़ा बदमाश भी था, तो मैं शेरवानी पहन के गया था उस डिबेट को, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। आई वॉज नेशनल चैंपियन इन इंडिया इन डिबेटिंग। लेकिन मुझे बाहर निकलने के बाद एबीवीपी के गुंडों ने इतनी मारी, इतनी पीटी मुझे, मैं बस जमीन पे पड़ गया, अपना फेस बढ़ाया, बहुत पीट दिया उन्होंने। कई दिनों तक सांस लेता तो दर्द होता था मुझे। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि मुझे अपने पे फख्र था, हालांकि मैं मार खा रहा था। लेकिन मैं उनकी तरफ देख रहा था, एंड आई रियलाइज कि दे वर लूजिंग देयर ह्यूमैनिटी। yeah. जिस बेदर्दी से वो मार रहे थे, उनको खुश होना They चाहिए। lost, they lost their logic, and then या they lost their morality. जी हाँ, उनको खुश होना चाहिए था कि एक मुसलमान ने बैठकर हिंदू थियोलॉजी पढ़कर आकर, मतलब मैंने तकरीबन 2 दिन प्रिपेयर किए थे उस डिबेट के लिए। सो व्हाट इज़ जाहिर है। हैपनिंग है कि इज़राइल ने जिस बेदर्दी से बच्चों को, औरतों को डिलिबरेटली मार रहा है, इट इज़ लूजिंग, उनकी ये सारी जनरेशन की जो इंसानियत है वो खत्म हो रही है। दैट इज़ वन पॉइंट। सेक इट इज़ लाइक ए नेशन ऑन पीटीएसडी, पूरा का पूरा। फिर दूसरी बात देखिए, इट इज मुसलसिल वो जंग पर है, इट इज कॉन्स्टेंटली एट वॉर, इट इज नॉट एंजॉइंग द डिविडेंड्स ऑफ पीस। और पहले दिन से, October 7 से हम पैसे भी जा रहे हैं वहां पर, और हथियार भी जा रहे हैं। तो इट्स नॉट एज इफ जो लोग कहते हैं इट्स सच ए ग्रेट कंट्री, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन अमेरिकन आउटपोस्ट। अगर अमेरिका एड बंद कर दी, अगर हमने वो हथियार नहीं देते होते, तो ईरान ने तो इनको खत्म कर दिया होता। आपने बात देखा होगा, हैफा के फोटोग्राफ्स और तेल अवीव वाज लुकिंग लाइक गाजा, मतलब एज इफ ये ऊपर से सिग्नल आ रही है, मैसेज। तो एक तो ये चीज हो Poetic गया। justice kind of thing. हाँ, बिल्कुल। तो इज़राइल को पहली बार, मतलब कई सदियों के बाद, डेकेड्स के बाद, दे एक्चुअली फेल्ट वॉर। अभी तो वो सदियां नहीं सर, दशक कहिए। सदियां तो उनकी उम्र नहीं है, उनकी उम्र जी, 70 साल नहीं, की नहीं, है। आई मीन डेकेड्स की बात कर रहा हूँ, वही मतलब दशकों की बात जी। 1973 के बाद से दे डिडंट एक्चुअली हैव अ रियल हम्म, वॉर, राइट? तो या उसका एक्सपीरियंस उनको हुआ, मिसाइल्स का जो लाके हिट करने लगे। एंड दे आर आल्सो एबल टू इमेजिन कि इस मिसाइल्स अगर पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते या केमिकल वॉरहेड्स। और दूसरी चीज ये हुई है कि दे हैव आल्सो रियलाइज हाउ डिपेंडेंट दे आर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए अमेरिका में इतना धूम मची हुई है कि मतलब ज़ोहरान ममदानी के जीतने से एकदम परेशान हो गए कि क्या अमेरिका इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम सपोर्टिंग इजराइल। सो आई थिंक इजराइल के लिए साइकोलॉजिकली दिस हैज बीन ए वेरी डैमेजिंग एक्सपीरियंस। यस, उन्होंने मिलिट्री विक्ट्रीज तो हासिल की हैं, बट मतलब आप सोचिए, हर थोड़ी देर को आप भाग रहे हैं बेसमेंट के अंदर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ। मुझे याद है, मैं एक्चुअली वो क्या है, सितारे ज़मीन पर मूवी की तलाश में गया, वहाँ हाउसफुल था, तो मैं वहाँ वो जाके वो टॉम क्रूज़ का मूवी हम देख रहे थे, और फिर मेरे फ़ोन पे आया कि द यूएस इज़ अटैकिंग ईरान कहकर। तो अमेरिका में तो कुछ भी नहीं पता चला जंग का, हम मूवीज़ देख रहे हैं, जो करना है मैं अपना शो कर रहा हूँ, इवन दो वी आर लाइक परपेचुअली एट वॉर हैं हम, मतलब पिछले 25 साल से। बट वी आर नॉट अफेक्टेड, बट दैट्स नॉट द सेम। ईरान ने उनको मज़ा चखा दिया ऑफ द वॉर। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब यूरोप में जो मॉरल
आप देख सकते हैं, अगर आप इजरायली है तो देयर आप वर मेनी सर्वे सर, आई जी जस्ट हाँ, वांट टू ऐड कि कई सारे सर्वे ऐसे यूएस से भी आए, या यूरोप के भी कई मुल्कों से ऐसे सर्वे आए जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि खासतौर पे जो नई पीढ़ी है जी उसके अंदर इजराइल को लेके उस तरह का प्यार नहीं है जैसे जैसा पुरानी पीढ़ी पे था। दे आर विटनेसिंग द जेनोसाइड एंड दे आर गेटिंग हाँ, अगेंस्ट इजराइल एंड दैट्स अ हाँ। वेरी न्यू फिनोमेना इन वेस्ट। मतलब मेरे पास आते हैं तो चंद स्कॉलर से मेरी बात भी हुई इजरायली की, वो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम दुनिया में अकेले हैं, और हम्म। मतलब यूरोप में भी लोग मतलब बदल गए हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। एंड आपने देखा होगा नॉर्वे ने रिकग्नाइज कर लिया पैलेस्टाइन को, और चेंज स्पेन की तो हालत ये है। स्पेन जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, मतलब जो रोड पे जो सिग्नल्स होते हैं तो रेड लाइट जब आती है, स्टॉप हम्म। जेनोसाइड इन गाजा लिखा हुआ होता है सिग्नल्स पे। तो इस तरह से द वर्ल्ड पब्लिक अभी तो एरिया। हाँ, आयरलैंड ने तो रिलेशन खत्म कर लिए इजराइल के साथ। बिल्कुल सर। तो सो दे कैन रियलाइज के ना सिर्फ वो अकेले हो गए हैं, बट उन पे थुथु हो रही है सारी दुनिया पे, से दे आर बीइंग सीन एज इविल ओप्रेसर्स। इसलिए भी वो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जा रहे हैं, लिबरल एजुकेशन के खिलाफ जा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कर रहे हैं कि लिबरल एजुकेशन इज हॉरिबल, इट सीज द वर्ल्ड एज ओप्रेसर्स एंड ओप्रेस्ड। अरे भाई, ऑपरेशन अगर हो रहा है तो वैसा नहीं देखेंगे तो कैसा देखेंगे? So I think that this was maybe some military victories, but overall psychological public opinion, because Israel का शुरू से एक गोल था to become a normal state, to be accepted। जैसा भूटान है, उनका गोल है to become like भूटान, a normal state, एक मुल्क है, ठीक है, जैसे कंट्री लाइक भूटान, उन वो लोग ये करते हैं वो करते हैं, आप दे इजराइल वांट्स टू बिकम लाइक दैट। लेकिन इमीडिएटली उसके साथ गाज़ा का सवाल आ जाता है, फ़लस्तीन का सवाल आ जाता है, कॉलोनियल सेटलर स्टेट है, ऑपरेशन है, अपार्थाइड है, ये सारी बातें इमीडिएट लग जाती हैं इज़राइल के साथ, जो किसी भी स्टेट के साथ अभी नहीं लगती। ज़ोहरान मामदानी पे हम बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है इंडिया पे बात कर लें। इंडिया का जी हाँ, एक बहुत वेल डिफाइंड स्टैंड रहा है फ़लस्तीन को लेके, महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू से लेके और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बाद तक रहा है। हम फ़लस्तीन के दोस्त रहे हैं, हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, यूएन के अंदर किया है, यूएन के बाहर किया है, सब कुछ किया है। और इंडिया की जो इमेज सारी दुनिया में है, हमारे इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं, मैं नहीं इसको नहीं कह रहा कि इंटरनल फॉल्ट लाइन्स नहीं थे, लेकिन हमारी एक ओवरऑल इमेज रही है एक मोरल कंट्री की जहाँ सब मिलजुल के रहते हैं वगैरह वगैरह। मैं उसको बहुत डिटेलिंग नहीं करना चाहता। जी हाँ, पिछले 4-5 सालों से जो हालात हुए हैं, जिस तरह से राइट विंग यहाँ पर बढ़ा है, कई बार लगता है कि द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ राइट विंग। इज़राइल को लेके जिस तरह से मोहब्बत बढ़ी है, ख़ासतौर पे राइट विंग के अंदर जो आई स्टैंड विद इज़राइल का पूरा ट्रेंड चला या फ़लस्तीनियों का मज़ाक उड़ाने का ट्रेंड चला। ईरान वार में जैसे इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले पाया। यहाँ तक कि मज़म्मत जहाँ करनी थी एससीओ के फ्रंट पे, वहाँ से भी अपना सिग्नेचर वापस ले लिया। जी। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस आपका कमेंट। क्योंकि आपका एक आर्टिकल जो है वो इंडिया कैसे वर्ल्ड पावर बन रहा है वगैरह-वगैरह पे है। जी हाँ, तो और सर, दूसरी हकीकत यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारी स्कर्मिश होती है और एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं होती है। तो इंडिया की जो देखिए, जो बीजेपी ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको पब्लिक में लेकर आ गए, यानी सड़क पर लेकर आ गए। एंड दे हैव ट्राइड टू विन डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी टू फॉरेन मीन्स। तो मुझे, इवन वॉर हाँ, तो मुझे ऐसा इवन लगता। वॉर इज अ इवन वॉर इन इंडिया वाज अ पब्लिक इवेंट, जी मोर हाँ, मोर जी ऑफ अ हाँ, पब्लिक इवेंट दिस टाइम। बिल्कुल सर। तो मतलब ये हम घर में घुस के मारेंगे वगैरह, ये जो डायलॉग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है तो वो घर के घुस के ही तो मार रहा है। हाँ, बराबर उसके एग्जैक्टली। बराबर ही है, तो बिल्कुल। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इन्होंने ये जो कोशिशें की है, उससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का गोल शिफ्टेड फ्रॉम प्रोमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट टू प्रोमोटिंग मोदीज इमेज। हम्म। तो जो मेगा रैलीज़ होते हैं उनमें अमेरिकन्स नहीं आते हैं, सिर्फ़ डायस्पोरा आता है। तो इन्होंने डायस्पोरा को प्रो बीजेपी बना दिया, जिससे एक्चुअली पैसों का भी बहुत फ़ायदा होता है। अमेरिकन डायस्पोरा से 150 टू 200। मैंने एक बहुत बड़े इंडियन डिप्लोमैट के साथ जब मैं हैदराबाद आया था, वहाँ पे मुलाकात हुई, भारत समिट के लिए आया था मैंने।
वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव अलायंस की हुई थी इंडिया में। तो वहाँ मुलाकात मुझे उसमें आना था, लेकिन मैं नहीं आ पाया, कुछ मैं बिजी हो गया था, तो वी वरना वुड आपसे हैव मुलाकात होती। हो जाती। तो वहाँ पे एक बहुत ही, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस इंडियन एम्बेसडर, उनसे मेरी तू-तू मैं-मैं हो गई। तो मैंने उनको कहा कि भाई, आपके पास से जो वो फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल के करीब थे वो, तो आपके पास से जो एडवाइस जा रही है प्राइम मिनिस्टर को, आप क्या नेशनल इंटरेस्ट भूल के आप प्राइम मिनिस्टर के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आइडियाज़ हमारे पास से नहीं आ रहे हैं, आपके पास से आ रहे हैं। ऐसे क्या मतलब? इसे आजकल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आइडियाज़ आते हैं फॉरेन सेक्रेटरी के पास, फिर वहाँ से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इन द पास्ट इट यूज्ड टू बी द ऑपोजिट वे, यहाँ से आइडियाज़ भी जाते थे, यहाँ से इम्प्लीमेंट। तो आई सेड, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या थिंक टैंक है? ही सेड, नहीं, जो ऑर्डर्स आते हैं उसकी स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश की होती है। So there are people sitting here मैं in the US who are coming up with ideas for foreign policy in direct contact है उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो यहाँ से मेमोज जो जा रहे हैं, ऐसा करें वैसा करें, वो सारे के सारे अमेरिकन इंग्लिश में है। अफर्मेटिव एक्शन लफ्ज इस्तेमाल होता rather than reservation. So there are some American academics who are giving ideas because काफी हिंदुत्वाइज हो चुका है जो डायस्पोरा है बीजेपी का। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज मेड दैट मिस्टेक। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के जो 4 दिन थे, इट रियली एक्सपोज द फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, उससे पहले और उसके बाद। एक तो इन्होंने डेलीगेशंस भेजी सारी दुनिया में। शशि थरूर यहाँ आने के उसके 5-6 दिन के बाद ट्रंप ने मुनीर को अपने घर बुला लिया फॉर लंच। कैन यू लंच। इमेजिन? हाँ, तो आप उनको एलिनेट करने आए थे ना, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। मुझे अफसोस होता है कि इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते प्राइम मिनिस्टर मोदी, वरना क्या जवाब देते वो पब्लिक को कि विद इन ए वीक डोनाल्ड ट्रंप ने रीहाइफनेट कर दिया इंडिया पाकिस्तान को। नेटो की जो समिट हुई थी अभी, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, मुझे इतनी हँसी आ रही थी, उनको मुनीर का नाम याद नहीं आ रहा था। तो वो जनरल कह के, यू कुड सी दैट ही इज़ ट्राइंग टू रिमेंबर आसिम मुनीर's नेम, ही कुडंट रिमेंबर, बट ही सेड कि दैट मैन वाज़ इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव कह के फिर मोदी के साथ ऐड कर दिया। मोदी की भी तारीफ कर दी। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एलिवेट कर दिया है। पाकिस्तान, यहाँ तक कि इंडिया ने जो एफएटीएफ में कैंपेन किया पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, वहाँ जापान जो क्वाड का मेंबर है, जो आज मुलाकात होने वाली है यहाँ पर, उन्होंने इंडिया के खिलाफ वोट डाला विद चाइना एंड टर्की, और ये भी कहा कि प्लीज डू नॉट पॉलिटिसाइज द प्रोसेस। ये टेक्निकल ही रखें आप प्रोसेस। सो इंडिया के डिप्लोमेटिक फेलियर्स पिछले 1.5 साल से आर माउंटिंग ओवर एंड ओवर। ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने भी पाकिस्तान को नाम लेके कंडेम नहीं किया। दे हैव कंडेम्ड टेररिज्म। जबकि आप 9/11 का अगर देखिए, जब बॉम्बे जी वाला हुआ था, जी तो वी हाँ, वर वेरी सक्सेसफुल इन डिप्लोमेसी। बिल्कुल सर, मतलब पीपल स्टूड, वहाँ से एटीट्यूड बदल गया था ना। देयर इज़ अ थियरी हियर इन वाशिंगटन के जो मुंबई के अटैक्स हुए, उसके बाद से इंडिया पे जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो कश्मीर में हो रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। एंड दैट इज़ पार्टली बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर दैट द यूएस हैज़ पुट ऑन पाकिस्तान। या क्योंकि जब कश्मीर में वायलेंस होता है, जैसा अभी पे पहलगाम, ए लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द कश्मीर की जो सिचुएशन है, इस वजह इंडिजिनस सिचुएशन। हाँ, डोमेस्टिक टेररिज्म की तरह देखते हैं। लेकिन जो मुंबई में हुआ, दैट वाज़ वेरी क्लियर मैसेज, यूएई को भी या मिल गया, सऊदी को भी मिल गया, अमेरिका को भी, ये कि पाकिस्तान इज़ टारगेटिंग इंडिया। तो वहाँ से पाकिस्तान का जो है सो इमेज बिगैन टू ड्रॉप इंटरनेशनली। लेकिन द फैक्ट के ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त इंडिया वाज़ सो आइसोलेटेड, जो इंडिया लोग आए, उनकी तो तौहीन हमने कर दी। जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान आए थे। इज़राइल से कौन आया? कोई नहीं आया। तो कोई नहीं ये आया। हाँ, 1 2 3 2 बातें इंडिया में बार-बार कहते हैं, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जो फॉरेन पर, एक कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड एंड इज़राइल इज़ आवर फ्रेंड, इज़राइल इज़ ऑलवेज़ विद अस। इज़राइल ने क्या किया मुझे बता दें आप ऑपरेशन सिंदूर? तुर्की ने, अज़रबैजान ने, चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, क्या रशिया और इज़राइल इंडिया के साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में? नहीं थे। सिवाय बयान के कुछ नहीं। बयान भी जनरल बयान था सर। अगर आप अल-कायदा से पूछ लेते कि टेररिज्म को कंडेम करें, अल-कायदा भी टेररिज्म को कंडेम करेगा, क्योंकि इट डजंट थिंक इट इज़ डूइंग टेररिज्म। टेररिज्म को कंडेम करना बहुत आसान है, नाम लेके करें तब पता चलता ना। बिल्कुल। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन जो जिस तरह से इंडिया ने गाज़ा को अबैंडन कर दिया है,
और मुसलसिल इंडिया ने जो वोट डाले, मैं अपनी क्लासेस में सिमुलेशंस बहुत करता हूँ, तो मैंने ब्रिक्स पे एक सिमुलेशन कर रहा था। तो ब्रिक्स के देखिए, ईरान ब्रिक्स में भी इंडिया के साथ है, एससीओ में भी साथ है। इज़राइल इज़ नथिंग, मतलब लेकिन इंडिया मुसलसिल इज़राइल के फेवर में वोट डालते गया यूएन में, एससीओ के जो रेजोल्यूशन या के तो खिलाफ। फेवर में वोट डाला या तो बाहर निकल जी आया, हाँ, एब्सटेन कर एग्ज़ैक्टली, गया। बिल्कुल। फिर एससीओ का एंड जो एब्सटेन करना तो फेवर ही होता है सर, बिल्कुल, डिप्लोमेसी आप बिल्कुल, मुझसे बेहतर बिल्कुल एक समझते हैं। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था, तो एक बंदे को मैं बोला, तो यू विल बी यूएई। तो उसने कहा कि सो आई विल बी द अमेरिकन स्पाई इन ब्रिक्स। मैंने कहा हाँ। तो वो जो इंडिया प्ले कर रही थी लड़की, वो हंसने लगी, तो उसको पलट के वो कहता है, सो व्हाट, यू आर गोइंग टू बी द इजरायली स्पाई इन ब्रिक्स एंड एससीओ। वो इंडिया को कह रहा था, यू आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ इजराइल इन ब्रिक्स एंड एससीओ। बट ताज्जुब की बात है, इंडियंस विल एक्चुअली बी प्राउड ऑफ दिस। मैं जो तनकीद कर रहा हूँ, वो समझेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। तो दे थिंक कि कारगिल के वक्त इसराइल ने हमारी मदद की, इट्स अ रियल फ्रेंड। बट एक्चुअली द रीजन फॉर स्टैंडिंग विथ इसराइल इज कि इनके सीक्रेट ड्रीम्स है कि हम भी इसराइल के तरह बन जाए, ताकि हम बेदर्दी से मुसलमानों को मारते रहे और दुनिया हमारी सपोर्ट करे। ये जो बुलडोजिंग जो कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट इजराइल के पास यूएस का है, या फिर जिस किसी के साथ। गिल्ट पे, यहूदी गिल्ट पे वो पलते हैं, जो जी हाँ, जी हाँ, 1930s का 40s का गिल्ट है, जिस पे अभी तक वो सरवाइव कर रहे जी हाँ। हैं, वी डोंट हैव एनी गिल्ट गिल्ट लाइक दैट। प्लस वी हैव डिपेंडेंसी सर विद द मिडल ईस्ट या कंट्री। बीजेपी के सारे पैसे यूएई में पड़े हुए हैं। वो दे कैन नॉट अपसेट मुस्लिम्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लोग देखते नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि हमको अखंड भारत बनाना है। मुझे भी अखंड भारत बनाना है, बिकॉज अगर अखंड भारत बढ़ गया तो बीजेपी कभी इलेक्शन जीतेगी नहीं इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, देयर विल बी सो मेनी मुस्लिम्स। देयर विल बी सो मेनी मुस्लिम। प्लस अखंड भारत में सिर्फ 2 हिंदू स्टेट्स हैं और 4 मुस्लिम स्टेट्स हैं। वो लाइक इट इज अखंड भारत कह ही नहीं सकते उसको, इट इज ओवर, दैट ड्रीम इज गॉन इन द पास्ट। ये कह सकते हैं हिंदुस्तानी कल्चर है, यकीनन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप इनफैक्ट वी हैड अ काइंड ऑफ अखंड भारत नहीं, लेकिन अखंड एशिया, अरे साउथ एशिया, सार्क, जी हाँ, उसको तो वी ruined it। हाँ, बिल्कुल, हमने उसको खराब कर दिया। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैं जब इंडिया के लीडर से बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक के में, मैं कहता हूँ कि भई आपको ग्लोबल पावर बनना है। भई आप शहर के दादा कैसा बन सकते हैं जब तक आप अपने मोहल्ले के दादा नहीं हैं? ठीक बोल रहे हैं। चाइना तो घुस गया है साउथ एशिया में। चाइना हैज़ मोर इन्फ्लुएंस नाउ। आप देखिए, बांग्लादेश इज़ मोर ऑफ अ चाइनीज़ प्रॉक्सी, पाकिस्तान इज़ अ चाइनीज़ कॉलोनी भी कह सकते हैं आप उसको। एकदम एग्जैक्टली, मालदीव्स एग्जैक्टली। मालदीव्स में इंडिया आउट की कैंपेन हो चुकी। श्रीलंका के साथ इंडिया ने अभी एक मिलिट्री कुछ एग्रीमेंट साइन किए। उसके बावजूद ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर श्रीलंका वाज़ न्यूट्रल। किसने, नेपाल ने भी नहीं खड़े रहा इंडिया के साथ। सो इंडिया इज अलोन इवन इन इट्स ओन नेबरहुड। तो ये जो एक फेलियर वक्त है। था प्रोफेसर साहब, एक वक्त था जब हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि सार्क के जो नेशंस हैं वो कुछ यूरो करेंसी जैसा कुछ बनाएंगे, जी कुछ हाँ, जी हाँ, कॉमन करेंसी होगा। वी वर कंपेयरिंग विद जी, यूरोप की, यूरोप जी। में जैसे बना है सारा कुछ वैसा हम करेंगे। और 2014 के बाद आप देखिए सार्क को हमने खत्म कर दिया है। नाउ चाइना एंड पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू रीजनल अलायंस जी हाँ, विद बांग्लादेश, ये 3 विद बांग्लादेश, या एग्ज़ैक्टली बांग्लादेश, 3 इवन अफगानिस्तान। अब मतलब पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 ऐसे मीटिंग्स हुए हैं जिसमें एक बार ये ट्रिनिटी थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, और दूसरी ट्रिनिटी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड और चाइना। चाइना। ये 2 आपने या फ़ोटो ऑप्स तो देखे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इंडिया का, अगर इंडिया ये कल्चरल कैंपेन पे नहीं जाता एंड फोकस्ड मोर ऑन इकोनॉमिक्स, कल्चर है, आई डोंट अंडरस्टैंड यार। पाकिस्तानी सुबह से लेकर शाम तक ज़िंदगी उनकी इंडियन गानों पे चलती है। उनकी शादियाँ इंडियन रस्मात पे होती है। यू डोंट हैव टू आस्क देम टू अडॉप्ट इंडियन कल्चर। उनके पास उनका खुद का कल्चर भी नहीं है। इट इज़ ऑल इंडियन कल्चर, इन पाकिस्तान से ले लें बांग्लादेश तक। तो इफ इंडिया हैड फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो अखंड भारत बन जाता कभी का, लाइक यूरोपियन यूनियन, बिकॉज़ ऑल ऑफ दीज़ नेशंस वुड बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के स्कूल्स, इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में आते लोग, ट्रेड होता और एक्सपैंड हो जाती, तो सोचिए आप, it would be like a country with 2 billion people, or
सो इसको थोड़ा सड़ा दिया है हमने, यू नो, वी हैव रूइंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक इंडिया ए वेरी ग्रेट रीजन, कह सकते हैं आप, इंडिया वुड हैव बीन ए रीजन। तो एक वो चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमने मिलिटेंट घर में घुस के मारे वाला कल्चर जो कनाडा और अमेरिका पे ट्राई किया है, उसके बाद से इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर भी कम हो गया है। देखिए 2023 वाज़ इन माय ओपिनियन द बेस्ट डिप्लोमैटिक ईयर इंडिया के लिए। G20 भी इंडिया में हुआ, एससीओ समिट भी इंडिया में होने वाला था। उससे पहले इंडिया वाज़ द चेयर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। डॉक्टर जयशंकर की इतनी वाह-वाह होती थी सारी दुनिया में। एंड जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते थे तो उनके हेड्स ऑफ स्टेट कुछ ना कुछ कह देते। बाइडेन ने कहा मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर को आपका ऑटोग्राफ चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन 2023। लेकिन अब देखिए इंडिया सीम्स टू बी थोड़ा-सा एलिएनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया इज़ फीलिंग लोनली इन द डिप्लोमैटिक अरीना, ख़ास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया कैंपेन कर रहा है और फेल होते जा रहा है। आईएमएफ को ले लें, वर्ल्ड बैंक को ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक को ले लें, एफएटीएफ को ले लें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ले लें, एवरीवेयर जितना भी इंडिया ने कैंपेन किया है, आज भी डॉक्टर जयशंकर यूएन में टेररिज्म को लेकर एक एग्जीबिशन करवा रहे हैं। हाँ, बट द पॉइंट इज़ कि जो अभी लेटेस्ट एससीओ का जो रेज़ोल्यूशन आया, उसमें बलूचिस्तान का ज़िक्र था और पहलगाम का नहीं। एंड दैट शुड बी वरीसम टू इंडिया कि अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं, विश्व गुरु हैं, तो आपके खिलाफ क्यों हैं कंट्रीज़? टू ब्लेम देम, मतलब एससीओ इज़ अपसेट क्योंकि उन्होंने ईरान को धोखा दे दिया पिछले रेज़ोल्यूशन में। एंड ईरान इज़ अ मेंबर ऑफ एससीओ, आप उसके साथ खड़े नहीं रहे, इज़राइल के साथ खड़े रहे। सो जो जाके इज़राइल के साथ खड़े हो जाओ, यहाँ एससीओ में क्यों मंडला रहे हो ना? ये तो लॉजिकल सवाल उठता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रोफ़ेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया, हमने विस्तार से बात की। दर्शकों के लिए एक सूचना कि प्रोफ़ेसर साहब का एक यूट्यूब चैनल है खान कन्वर्जेशंस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। दरअसल 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला और उसके बाद से उनके मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं एंड आई वाज़ एडamant कि नहीं, जल्दी से जल्दी प्रोफ़ेसर साहब को टीसीएच पे लाना है। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आगे भी जब ज़रूरत होगी, जब उनके पास थोड़ी फुर्सत होगी, अमेरिका में रहते हैं तो ज़ाहिर तौर पे टाइम वाला जो मामला होता है, काफ़ी सुबह उनको उठना पड़ता है हमारे हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोफ़ेसर साहब कई बार-बार हमारे यहाँ आएँ, क्योंकि जिस तरह की इनसाइट्स उन्होंने दी है वो रेयर है। एंड थैंक यू वेरी मच प्रोफ़ेसर साहब फॉर कमिंग ऑन थैंक यू आवर वेरी मच। चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।